आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम डोमेस्टिक वायलेंस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं। जस्ट एक नजर डालिए आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं मिसलेनियस से रिलेटेड, यानी कि अध्याय 5 जो प्रक्रिया से रिलेटेड है। सेक्शन 30 से लेकर के 37 तक हमें पढ़ना है इसमें। और जरा ध्यान दीजिएगा एक बार। सेक्शन 30 में यहाँ पर बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट, यानी कि संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना। अगला जरा हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन 31 में। यहाँ बात की गई पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रेस्पोंडेंट, यानी प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति। सेक्शन 32 पर नजर डालिए। यहाँ हम बात करेंगे कॉग्निजेंस एंड प्रूफ की, यानी संज्ञान और सबूत के बारे में। सेक्शन 33 पर बात करते हैं पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर, यानी कि संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन ना करने के लिए शास्ति। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 34 में। 34 में बात की गई है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर, संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान। सेक्शन 35 में हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, यानी कि सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। सेक्शन 37 में हम बात करेंगे एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना। सेक्शन 37 पर बात करते हैं पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, यानी कि केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति। ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सीधे हम यहाँ पे डिटेल में एक बार बात कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक मिनट के लिए गाइस लाइन पर रहिएगा प्लीज। वॉइस क्लियर है सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसका वॉइस डिस्टर्ब हो रहा हो? क्लियर है। ओके, चलिए जरा ध्यान दीजिए। ये डिटेल में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग चैप्टर 5 की, जो कि मिसलेनियस से रिलेटेड है। सेक्शन 30 पर एक नजर डालिए। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट। क्या प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, क्या ये लोग पब्लिक सर्वेंट्स हैं? तो इसके बारे में देखिए कहा गया है यहाँ पर डिटेल में। हम लोग इसे देखते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this act, अगर इस एक्ट के अनुपालन में कोई भी काम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि वो सर्विस, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफिसर हो, उनको यहाँ पर लोक सेवक माना जाएगा। और एनी रूल्स और ऑर्डर मेड देयर अंडर shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code 45 of 1860। इंडियन पिनल कोड में जो लोक सेवक की डेफिनेशन दी गई है, यानी पब्लिक सर्वेंट्स की जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 21 में, उसके अकॉर्डिंग भी उन्हें क्या माना जाएगा? लोक सेवक माना जाएगा। जो लोग हिंदी मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं और यहाँ पर बात की गई प्रकीर्ण की, जो सेक्शन 30 से लेकर के 37 तक डिफाइन किए गए हैं। सेक्शन 30 पर नजर डालिए एक बार। कहा गया संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना। तो क्या ये लोक सेवक होंगे? तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्य जब वे इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हों या उनका कार्य करना तात्पर्यत हो, तब यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान अंतर्गत लोक सेवक हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको केवल यहाँ पर सेक्शन याद रखना है। यहाँ पर संरक्षण अधिकारियों और जो सेवा प्रदाता हैं उनको लोक सेवक माना गया है, और जो कि आईपीसी में भी, यानी कि भारतीय दंड संहिता में की जो धारा 21 है उसके अंतर्गत भी इन्हें लोक सेवक माना जाएगा। कब माना जाएगा?
जब कोई संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता या उसके कोई भी सदस्य हैं, वे इस अधिनियम का मतलब क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसके अनुपालन में कोई भी कार्य कर रहे हैं, इनके नियमों के आदेशों के अनुसरण में अगर कोई भी कार्य कर रहे हो या उनका कार्य करना तात्पर्य हो, तो उस कंडीशन में उन्हें क्या समझा जाएगा कि वे लोक सेवक हैं। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन 31 पर एक बार नजर डालिए जल्दी से। देखिए यहाँ पे कहा गया, प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति। अगर किसी को प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाए और जो रेस्पोंडेंट है यानी कि प्रत्यर्थी है, अगर वो उसे भंग कर देता है तो उसे कितना पनिशमेंट मिलता है और क्या पनिशमेंट मिलता है। तो चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेक्शन 31 की, और यहाँ पे सब क्लोज आउट पढ़ रहे हैं फर्स्ट। देखिए नजर डालिए एक बार। प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या फिर किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग इस अधिनियम के अधीन एक अपराध होगा, और वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 20,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि कोई भी अगर प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग किया जाता है, कोई भी इंटरिम रिलीफ दिया गया या कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया गया, उसको अगर ब्रीच करता है तो यहाँ पर वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 1 वर्ष तक, और फिर जुर्माने से जो कि 20,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। एक बार नजर डालिए सेक्शन 31 यानी कि 31 और सब क्लोज 2 पर अगर हम यहाँ पर नजर डालते हैं तो कहा गया, उपधारा 1 के अधीन अपराध का विचारण यथासाध्य उस मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा जिसने वह आदेश पारित किया था, जिसका भंग अभियुक्त द्वारा कारित किया जाना अभिकथित किया गया है। तो देखिए यहाँ कहा गया कि जो उपधारा 1 के अधीन अपराध का विचारण उस मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा जिसने आदेश पारित किया था। कौन सा आदेश? जो आपने ऊपर पढ़ा यहाँ पर, या तो कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया गया हो, संरक्षण आदेश, या फिर कोई अंतरिम रिलीफ दिया गया हो और उसका उसने भंग कर दिया हो, तो उस कंडीशन में उसी मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसने ये आदेश दिए हैं, वही मजिस्ट्रेट ये जो आदेश भंग करने का था वो उसकी सुनवाई भी वही मजिस्ट्रेट करेगा जिसने अंतरिम आदेश दिया हो या फिर संरक्षण आदेश दिया हो। अगले जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब क्लोज नंबर 3 पर एक नजर डाल दें। यहाँ कहा गया कि उपधारा 1 के अधीन आरोपों को विरचित करते समय मजिस्ट्रेट यथास्थिति भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए या फिर इसको का भी पढ़ सकते हैं, या उस संहिता के किसी अन्य उपबंध या दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन आरोपों को भी विरचित कर सकेगा। मतलब जब यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस रजिस्टर्ड किया गया है और जब यहाँ सुनवाई की जा रही है, तो उस समय भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 498 ए है जो, या जो इसको हम का पढ़ सकते हैं, उसके उपबंध या किसी अन्य विधि के जो उपबंध हैं जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, उसके अधीन भी जो आरोप हैं उनको भी विरचित किए जा सकेंगे, यानी कि इनको भी इम्प्लाइड किए जा सकते हैं। तथा तथ्यों से यह प्रकट होता है कि उन उपबंधों के अधीन कोई अपराध हुआ है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग तो कार्रवाई होगी, लेकिन भारतीय दंड संहिता व अन्य जो विधियां हैं जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, इनके द्वारा भी कोई आरोप लगाया गया तो उनकी भी सुनवाई उसी साथ में कर सकता है। आप पढ़ रही है सेक्शन 31 और सब क्लोज कौन सा था, 3, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए जो लोग इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सेक्शन 31 पर एक बार जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर बात की गई है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रेस्पोंडेंट। अगर रेस्पोंडेंट कोई भी प्रोटेक्शन ऑर्डर को अगर ब्रीच करता है तो उस कंडीशन में उसे क्या पनिशमेंट मिलेगा। सेक्शन 31 का सब क्लोज फर्स्ट पर एक नजर डालिए। अ ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर और एन इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर, या तो प्रोटेक्शन ऑर्डर किया गया हो या इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर किया गया हो, by the respondent shall be an offense under this act and shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year। कितना पनिशमेंट की बात की गई, दोनों में से किसी भांति के पनिशमेंट की, जो कि कैसा हो सकता है, कारावास की बात की जा रही 1 ईयर के लिए, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज। कितने तक का हो सकता है, 20,000 रुपए तक का
फाइन भी लगाया जा सकता है और प्लस 1 ईयर तक का यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, और बोथ या फिर दोनों या इनमें से कोई एक। सब क्लोज नंबर 2 पर एक बार नजर डालिए। सेक्शन 31 सब क्लोज नंबर 2 पर नजर डालते हैं। द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन फर्स्ट shall as far as practicable be tried by the magistrate who has passed the order। कौन सा ऑर्डर पास किया था? जो सब क्लोज नंबर फर्स्ट में सब सेक्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर एंड इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर, या तो प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया हो या इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया हो, वही मजिस्ट्रेट यहाँ पर फिर क्या करेंगे? प्रैक्टिकेबल बी ट्राइड बाय द मजिस्ट्रेट हु हैज पास्ड द ऑर्डर, द ब्रीच ऑफ which has been alleged to have been caused by the accused। जिस accused ने जो ऑर्डर है और उसको क्या किया था, यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। The breach of which has been alleged to have been caused by accused। सब क्लोज नंबर 3 पर एक बार नजर डालिए। While framing charging under subsection first, जब सबसेक्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग चार्ज फ्रेम किया जा रहा है, द मजिस्ट्रेट में ऑल्सो फ्रेम चार्ज अंडर सेक्शन 498A। तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? 498A के अकॉर्डिंग भी अगर चार्ज लगाया गया है तो उसको भी चार्ज को यहाँ इम्प्लाइड करेंगे ऑफ द इंडियन पिनल कोड 45 ऑफ 1860, यानी कि भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 498 है उसका भी चार्ज फ्रेम करेंगे साथ में, और एनी अदर प्रोविजन ऑफ दैट कोड और द ड्यूरी प्रोविजन एक्ट 1961, या किसी और संहिता के अकॉर्डिंग या द ड्यूरी प्रोविजन एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग कोई भी आरोप लगाया गया तो उनको भी विचित किया जाएगा, यानी कि फ्रेम किया जाएगा वो चार्ज, एज द केस मे बी इफ द फैक्ट्स डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दोज प्रोविजंस। जो भी किसी और अधिनियम के अकॉर्डिंग भी अगर ऐसा किया जाए तो यहाँ पर ये एक साथ में फ्रेम किए जा सकेंगे। सेक्शन 32 पर जरा ध्यान दीजिएगा गाइस। सेक्शन 32 पर एक बार नजर डालिए। यहां बात की गई संज्ञान और सबूत की, तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहां कहा गया संज्ञान और सबूत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 31 की उपधारा 1 के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानती होगा। तो यहाँ पर कहा गया कि जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इसमें कोई भी प्रोविजन हो, लेकिन सेक्शन 31 और सब क्लोज फर्स्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा हुआ था, जस्ट ध्यान दीजिएगा, प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश का अगर भंग किया जाए तो यहाँ पर कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से जो 20,000 रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। तो वही बात देखिए यहाँ पर कह रही है कि धारा 31 की उपधारा 1 के अधीन अपराध संज्ञेय होगा और अजमानती होगा। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भले ही सीपीसी में कोई भी प्रोविजंस हो, लेकिन यहाँ सेक्शन 31 और सब सेक्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑफेंस होगा वो संज्ञेय और अजमानती होगा। सब क्लोज 2 पर एक बार नजर डालिए। व्यथित व्यक्ति के एकमात्र परिसाक्ष्य पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकेगा कि धारा 31 की उपधारा 1 के अधीन अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया गया। तो देखिए कहा गया कि व्यथित व्यक्ति जो अग्रीव्ड पर्सन है उसके एकमात्र परिसाक्ष्य पर अगर उसने कोई भी साक्ष्य दिया है तो न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकेगा कि धारा 31 की उपधारा 1 के अधीन अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया गया है। यह न्यायालय उपधारणा भी यहाँ पर कर सकेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर बात की गई है कॉग्निजेंस एंड प्रूफ। क्लोज फर्स्ट पर नजर डालते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, यानी कि किसी बात के होते हुए सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन फर्स्ट सेक्शन 31 shall be cognizable and non bailable,
इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यहाँ से केवल इतना कि डोमेस्टिक वायलेंस के अकॉर्डिंग सेक्शन 31 का सब क्लोज अगर फर्स्ट की हम बात करते हैं तो ऑफेंस कैसा होगा, तो आपको बताना होगा कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। सब क्लोज 2 पर एक बार नजर डालिए। अपॉन द सोल टेस्टिमनी ऑफ द अग्रीव्ड पर्सन द कोर्ट में कंक्लूड that an offense under subsection 1st of section 31st has been committed by the accused। अब कहा गया upon the sole testimony of the aggrieved person, अगर aggrieved person के द्वारा कुछ भी प्रूफ दिया जाता है यानी कि एविडेंस के तौर पर कुछ भी, द कोर्ट में कंक्लूड, तो कोर्ट क्या कर लेगा, कंक्लूजन निकाल सकता है एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1st ऑफ 31st यानी कि धारा 31 की सब क्लोज फर्स्ट के अकॉर्डिंग ऑफेंस कमिट किया गया। सेक्शन 33 पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात की गई है पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए कहा गया इफ विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, अगर बिना किसी पर्याप्त कारण के प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या हो जाता, फेल्स हो जाता है, रिफ्यूज करता है टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एज डायरेक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, किसी भी पर्याप्त कारण से बिना कारण के अगर वो फेल होता है और यह डिस्चार्जिंग करता है अपनी ड्यूटी से, तो फिर ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट और आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। कितने दिन का उसको पनिशमेंट मिलेगा, 1 ईयर तक का पनिशमेंट मिल सकता है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज और विद। अब इसको थोड़ा सा समझिए कि पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर, अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाता है तो उस कंडीशन में उसे कितनी पेनल्टी होगी, तो इसके लिए कहा गया imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 20,000 rupees और both, यानी कि 1 साल तक का उसको imprisonment मिल सकता है 1 ईयर का, और यहाँ पे फाइन भी 20,000 लगाया जा सकता है। आप इसे याद करने के लिए अगर पनिशमेंट पूछा जाए तो जितना रेस्पोंडेंट के लिए प्रेस्क्राइब किया गया सेक्शन 31 सब क्लोज फर्स्ट के अकॉर्डिंग, उतना ही यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर जो रहेगा अगर वो फेल होता है अपने कार्य में तो उसके अगेंस्ट भी उतना ही पारित किया जा सकता है। जो हिंदी मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 33 पर एक नजर डालिए, कहा गया संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन ना करने के लिए शास्ति। देखिए जरा ध्यान दीजिए, अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाता तो उसे पनिशमेंट कितना मिलेगा। कहा गया यदि कोई संरक्षण अधिकारी संरक्षण आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा यथा निर्देशित अपने कर्तव्यों का किसी पर्याप्त हेतु के बिना निर्वहन करने में असफल रहता है, अगर कोई पर्याप्त कारण नहीं है और मजिस्ट्रेट ने जैसा डायरेक्शन दिया और उसके अनुसार वो कार्य नहीं कर पाता है या इनकार करता है, तो फिर यहाँ बात की गई वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 20,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 34 पर एक बार नजर डालिए, यहाँ पर बात की गई है संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान। अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर कोई अपराध करता है, ध्यान दीजिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान। संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई तब तक नहीं होगी, कब तक नहीं होगी, जब तक कि राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से कोई परिवाद फाइल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर किसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी, सबसे पहले राज्य सरकार की, और उसके बाद ही उनके अगेंस्ट में कोई केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 34 कहा गया कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। कहा गया कि नो प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाइज अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफिसर। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसके अगेंस्ट में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी अनलेस अ कंप्लेंट इज टाइटल विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट से ये परमिशन ना ले ली जाए, पूर्व मंजूरी ना ले ली जाए, और एन ऑफिसर ऑथराइज
वाई इट इन दिस बिहाव। जो ऑथराइज ऑफिसर है वो स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है वो जब तक यहाँ पे परमिशन ना दे दे, पूर्व मंजूरी ना दे दे, तब तक उनके अगेंस्ट में कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं लाई जाएगी। सेक्शन 35 पर एक बार नजर डालिए। कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। जहां पर प्रोटेक्शन की बात की गई है और कैसे बात की गई, गुड फेथ में। तो क्या कहा गया देखिए, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाइज अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफिसर for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done under this act, any rule or other made there under। तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर उसने कोई भी गुड फेथ में काम किया है, भले ही कोई डैमेज हुआ हो, लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता। चलिए चलो हिंदी मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए कहा गया सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आश्रित किसी बात से कारित या कारित करने के लिए संभाव किसी नुकसान के लिए कोई भी बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। अगर कोई सद्भाव पूर्वक कार्य किया गया और उसमें उसको कोई नुकसान होता है तो बिल्कुल भी उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सेक्शन 36 पर एक बार नजर डालिए। कहा गया अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और ना कि उनके अल्पीकरण में। तो जो भी दूसरी विधियां जो लागू हैं उनके रहते हुए भी इस एक्ट के प्रोविजन अलग से लागू किए जाएंगे। सेक्शन 37 पर जरा नजर डालिए। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, सेक्शन 36 को, फिर 37 देखेंगे। देखिए जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन 36 पर नजर डालते हैं। यहां कहा गया एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force। तो यहाँ कहा गया देखिए एंड नॉट इन डेरोगेशन, इनका अल्पीकरण नहीं माना जाएगा, ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ, किसी भी अदर लॉ में अगर प्रोविजंस हैं तो फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जो उस समय भी प्रेजेंट में लागू हो। कहा गया दिस प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन। कैसे होंगे ये, एडिशन में। सेक्शन 37 पर नजर डालिए। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं उसको रूल्स बनाने की शक्ति दी गई है। केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति। तो किन किन पर ये नियम बना सकते हैं, तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। सब क्लोज नंबर 1 पर नजर डालते हैं। केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। कौन से नियम, देखिए जरा ध्यान दीजिए। विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकें। कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप यहाँ का से दिख रहे हैं, ये इंगा तक, फिर लास्ट में पैराग्राफ 3 भी है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए क्लोज नंबर 2 पर कहा गया देखिए विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे। कहा गया कि जो ऊपर आप लोगों ने पढ़ा हुआ उनके बारे में पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मतलब जो ऊपर प्रोविजंस पढ़े उन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों के उपबंध कर सकते हैं। जो कि सब्जेक्ट ये है। कौन कौन से विषय हैं, देखिए काम में कहा गया बेहरताएं और अनुभव जो धारा 8 की उपधारा 2 के अधीन किसी संरक्षण अधिकारी के पास होंगे, उससे संबंधित नियम बना सकेगी। कौन बना सकेगी, केंद्र सरकार। हाँ में जरा ध्यान दीजिए। धारा 8 की उपधारा 3 के अधीन संरक्षण अधिकारियों और उनके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तों के बारे में। सेक्शन 37 का सबक्लोज 2 का गादे ध्यान दीजिए। वह प्रारूप और रीति जिसमें धारा 9 की उपधारा 1 के खंड खा के अधीन कोई घरेलू घटना रिपोर्ट बनाई जा सकेगी। कहा में जरा ध्यान दीजिए। वह प्रारूप और रीति जिसमें धारा 9 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन संरक्षण आदेश के लिए मजिस्ट्रेट को कोई आवेदन दिया जा सकेगा। ये लाइनें आपको थोड़ी सी याद करनी होंगी।
नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, फिर कहा गया वह प्रारूप जिसमें धारा 9 की उपधारा 1 के खंड घ के अधीन कोई परिवाद फाइल किया जाएगा। चा में यहाँ बात की गई धारा 9 की उपधारा 1 के खंड झ के अधीन संरक्षण अधिकारी द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य कर्तव्य। छा में जरा ध्यान दीजिए, धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन सेवा प्रदाताओं के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने के नियम। जा में यहाँ बात की गई वह प्रारूप जिसमें इस अधिनियम के अधीन अनुतोषों की वांछा करने के लिए धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन कोई आवेदन किया जा सकेगा और वे विशिष्टियां जो उस धारा की उपधारा 3 के अधीन ऐसे आवेदन में अंतर्विष्ट होंगी वो भी। और नेक्स्ट बात की गई है धारा 13 की उपधारा 1 के अधीन सूचनाओं की तामील करने के उपबंध। और फिर इंगा में यहाँ पर बात की गई है धारा 13 की उपधारा 2 के अधीन संरक्षण अधिकारी द्वारा दी जाने वाली सूचना की तामील के बारे में घोषणा का प्रारूप, यानी कि जो फॉर्मेट कैसा होगा उसके बारे में बात की गई। तो वो घोषणा यहाँ करते हैं कि कोई भी सूचना की तामील कर दी गई जो कि डेट फिक्स की गई हो सुनवाई के लिए, उससे संबंधित जरा ध्यान दीजिएगा। परामर्श देने के लिए आयताएं और अनुभव जो धारा 14 की उपधारा 1 के अधीन सेवा प्रदाता के किसी सदस्य के पास होंगे उसके संबंधित नियम बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं? केंद्र सरकार। अगली यहाँ पर बात की गई है वह प्रारूप जिसमें कोई शपथ पत्र धारा 23 की उपधारा 2 के अधीन व्यथित व्यक्ति द्वारा फाइल किया जा सकेगा। अगली यहाँ बात की गई कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकेगा उससे संबंधित ये नियम बना सकेंगे और नियम बनाने की जो पावर है वो किसको है? केंद्र सरकार को। चलिए इसका जो सब क्लोज नंबर 3 है उस पर भी हम लोग थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। देखिए यहाँ कहा गया कि इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार। बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जो संसद है उसके सदन के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह ऐसी कुल 30 दिन की अवधि के लिए सत्र में हो। कितने दिन के लिए हो? 30 दिन के लिए, जो एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनानुक्रम सत्रों में पूरी हो सकती है। यही सेम हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में, बिल्कुल सेम वही सेक्शन है ये भी। देखिए ध्यान दीजिए, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनानुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए अगर सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम यथास्थिति तत्पश्चात केवल परिवर्तन रूप में ही प्रभावी होगा। अगर दोनों सदन सहमत हो जाएं कि नियम को बनाया जाना चाहिए, नया नियम बनाना चाहिए, तो नया बनाया जा सकता है। अगर कोई पहले से है तो उसे वो रिमूव भी कर सकते हैं या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा ये कर सकते हैं। तथापि उस नियम के ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो एक्ट था, ये जो सेक्शन है 37, इनके सब्जेक्ट्स पर आप एक दो बार इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जिससे आपको थोड़ा बहुत याद हो जाए कि कौन किन किन विषयों पर नियम बनाया जा सकता है। ये एक्ट आपका कंप्लीट हो रहा है। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज बताइए। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नहीं? 5 मिनट में